कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मेरा बच्चा, मैं कहाँ हूँ? मेरा बच्चा। घबराओ मत, तुम बिल्कुल महफूज हो। इस वक्त तुम अस्पताल में हो और तुम्हारा बच्चा भी ठीक है। प्रकृति, प्रकृति मेरा बच्चा। ये घबराओ मत, नर्स अभी बच्चे को लेने गई है। आती होगी ना? लो बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नई जिंदगी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। प्रकृति, तिवारी का क्या हुआ? तिवारी बच गया है, लेकिन जहाँ भी है वो बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में है। इसका मतलब है वो अब भी जिंदा है। मैंने उसे गोलियों से जख्मी कर दिया था, फिर भी वो बच गया। हाँ मनाली, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तुम एक बात याद रखो, हालात ठीक नहीं है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। और याद रखो, अधिकार की तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा ये बच्चा इकलौता हथियार है, इसलिए तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ प्रकृति। मुश्किल तो इस बच्चे को इस दुनिया में लाना ही था। मेरे पर एक के बाद एक कई हमले किए मेरे दुश्मन ने, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहे और उनकी यही नाकामयाबी मुझ में विश्वास पैदा करती रही। इस विश्वास से मैंने इस बच्चे को पैदा किया है। अब इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं इस बच्चे के लिए यमराज से भी लड़ूंगी। तुमने यमराज से ही लड़कर बच्चे को उसके चंगुल से निकाला है। हेलो रूबरी। नमस्ते इंस्पेक्टर। कोई की बस की बात नहीं है, और खासकर जब औरत प्रेग्नेंट हो। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और हाँ, मुझे तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मनाली अभी इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कह सके। डॉक्टर साहब मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता नहीं करना। मेरी झोली में
आपने मेरा ये बच्चा तोहफे के रूप में डाल दिया। इससे ज्यादा चमत्कार और क्या हो सकता है? मुझे प्लीज बयान देने दीजिए, मैं देना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। अब ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप मनाली का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर शकुंतला। मनाली, इफ यू डोंट माइंड। मनाली, हमें यह तो पता है कि तिवारी ने तुम्हें किडनैप किया था। उसके बाद वो तुम्हें कहां पर लेकर गया, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं जब लेबर पेन से तड़प रही थी तो मुझे लेने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। मैं ये नहीं जानती थी कि एम्बुलेंस के रूप में मेरे दुश्मन की कैद आ जाएगी। मैं डर से चीख रही थी और उस तिवारी ने मेरा मुंह बंद कर रखा था और उसके ऊपर मेरे गर्दन पर रिवॉल्वर रखी थी। ऐसे वक्त मैं अपने बच्चे के इस दुनिया में आने की पूरी तरह से आस खो चुकी थी। बच्चे की ही क्या, मैं तो अपनी जिंदगी की भी आस खो चुकी थी। लेकिन ऐसे वक्त आंटी और अंकल ने जो हिम्मत दिखाई वो सराहने लायक है। वो दोनों झटक कर तिवारी पर गए। तिवारी के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गई, लेकिन फिर भी मेरे अंकल आंटी ने अटैक करना नहीं छोड़ा। लेकिन वो दोनों उसके सामने बहुत कमजोर पड़े। तिवारी ने उनको बहुत बुरी तरह से मार पीट कर जख्मी किया। और ऐसे वक्त मेरी नजर जमीन पर पड़ी हुई रिवॉल्वर पर गई। मैं दर्द से तड़पती हुई बड़ी मुश्किल से उस रिवॉल्वर को मैंने उठाया और तिवारी पर मैंने 2 गोलियां चढ़ाई। तिवारी खून से लथपथ गिर गया जमीन पर। उधर मेरे आंटी और अंकल बेहोश पड़े हुए थे। मैं गिरती पड़ती हुई, दर्द से तड़पती हुई घर से बाहर आई तो मुझे सामने एम्बुलेंस दिखाई दी। मैं बड़ी हिम्मत करके उस एम्बुलेंस तक पहुंची। मैंने उस एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। मैंने एम्बुलेंस को शुरू भी किया, लेकिन मैं बेहोश होकर उस स्टीयरिंग व्हील पर गिर गई। और वो स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि जब तुम उस पर गिरी उसका हॉर्न बजना शुरू हो गया और उसकी आवाज सुनकर हम लोग एम्बुलेंस तक पहुंच गए, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरे आंटी अंकल कहाँ हैं? वो भी तो बहुत जख्मी हुए थे। वो ठीक तो है ना? आप चुप क्यों हो? इंस्पेक्टर साहब, प्लीज बताइए ना, बताइए प्लीज। देखो मनाली, तुम्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे प्लीज बताइए। देखिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा मुझे। इन आंखों ने सिर्फ दुख देखा है और सिर्फ दुख झेला है। इंस्पेक्टर साहब, हर बुरी खबर मेरे लिए सिर्फ खबर होती है। प्लीज आप मुझे बताइए। प्लीज, क्या हुआ है बताइए। मनाली, हमें वहां पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे अंकल और आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
अरे भाभी, आप कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हुई हैं? हाँ? अभी अभी आई करण। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या बात है भाभी, कुछ परेशान नजर आ रही हैं आप? हाँ करण, मैं थोड़ी परेशान हूँ। क्या बात है भाभी, बताइए ना। करण, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबूजी और विनोद मुझसे कुछ बात छुपा रहे हैं। लेकिन भाभी, बाबूजी और विनोद के पास ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो आपसे छुपाएं? पता नहीं, लेकिन कोई बात तो जरूर है जो वो मेरे साथ डिस्कस नहीं कर सकते। करण, बुरा नहीं मानना, तुम मेरा एक काम कर सकते हो प्लीज? भाभी, देवर और भाभी के रिश्ते के बीच में कोई बात बुरी मानी जा सकती? आप मुझे बताइए ना, क्या काम? नहीं, पहले तुम मुझे वादा करो, ये बात सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच में रहेगी। अब मुझे ज़बानी वादा करना पड़ेगा या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़बान पे पूरा एतबार है। भाभी भाभी, जब आपको मेरी बात पर पूरा एतबार है, मुझ पर विश्वास है, तो आप मुझे बताइए ना कि क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी? करण, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबूजी और विनोद के सामने कोई नया प्रॉब्लम आया है। ऐसा प्रॉब्लम कि वो मेरे साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम फाइंड आउट करो ये क्या प्रॉब्लम है। भाभी, क्या आपको इस बात का कोई क्लू है जिससे मैं किसी तरह का अंदाजा लगा सकूं? नहीं, क्लू तो नहीं है, लेकिन कल रात विनोद ऑफिस में लेट तक काम कर रहे थे। मैं जब गई तो विनोद और बाबूजी कुछ खुसर-पुसर कर रहे थे। मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गए। मैंने ऐसे ही पूछा तो बाबूजी ने मुझे टाल दिया, कहा कि कोई प्रगति का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लग रहा है बात कुछ और है। भाभी, मेरे लिए इतना क्लू काफी है। शायद मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये बात क्या हो सकती है। खैर, आप परेशान मत होइए, मैं इस बात का पूरा पता लगाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि विनोद भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं और ठाकुर साहब उस चीज से बहुत प्यार करते हैं जिसको विनोद भाई चाहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि आप परेशान मत होइए, मैं उस बात का पता लगाता हूं। थैंक यू करण, आई अप्रिशिएट दिस। नमस्ते माँ जी। तुम मेरे पांव छुए बिना भी ऊपर जा सकते थे। लगता है माँ जी आपने मुझे माफ नहीं किया। देखो करण, जब तक तुम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। चलिए माँ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सही समय आने पर मैं अपने पाप का प्रायश्चित भी कर लूंगा। लेकिन इस बार क्या आप समझौता नहीं कर सकती? करण, मैं एक ठकुराइन हूं। मैंने आज तक अपने पति से समझौता नहीं किया, तो तुमसे क्या समझौता करूंगी? ठीक है माँ जी, मैं आपको समझौता करने के लिए नहीं कहूंगा, आपको मजबूर भी नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। पूछो। 2-3 दिन पहले ठाकुर साहब आधी रात को विनोद से मिलने गए थे। क्या आप जानते हैं कि उसकी वजह क्या है? क्या तुम्हें कुछ नहीं मालूम? उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैं तो समझी कि जश्न मनाया होगा, मिठाइयाँ बांटी होगी। हाँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अभी निकी भाभी से मिलकर आ रहा हूँ और
उन्हें भी इस बात को लेकर परेशानी है। देखो करण, तुम्हारी निक्की भाभी से विनोद ने कोर्ट में शादी की और जिसके साथ उन्होंने अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी की है उसे आज वो पहचानने से भी इनकार कर रहा है, जिसका नाम मनाली है। ठाकुर और विनोद के लिए एक बहुत बड़ी खबर भी है। बुरी खबर? कैसी खबर माँ जी? करण, विनोद की पत्नी मनाली ने विनोद के बेटे को जन्म दिया है। हाँ, और इसकी खबर प्रगति ने मुझे दी और प्रगति ने ही ठाकुर साहब को खबर दी। खबर सुनने के बाद परेशान हुए और उस परेशानी में ही आधी रात को वो अपने बेटे से मिलने गए, क्योंकि ये बात वो निक्की से तो कह नहीं सकते और तुम भी मत कहना, क्योंकि अगर इसके आगे कुछ हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। क्यों? अपने बाबूजी से नहीं मिलोगे? नहीं माँ जी, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था वो काम तो हो चुका। अब बाबूजी से मिलने का कोई फायदा नहीं। नमस्ते माँ जी। किससे बात कर रही थी? कौन आया हुआ था? कोई नहीं रहा, वो तो हवेली का नौकर था। अच्छा, मुझे ऐसा लगा करण की आवाज है। करण? नहीं, करण तो नहीं आया यहाँ। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? क्या है करण? हाँ, भाभी वो काम जो आपने मुझे... क्या बात है भाभी? यहाँ पर ऐसे कोई इंसान है जिसे हमारे बोलने और सुनने पर कोई एतराज हो? करण प्लीज आहिस्ता बोलो, तुम जानते हो दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने तो सुना था कि आप लोग दीवारों को भी बहरा कर डालते हैं। अच्छा कहो, क्या खबर है? खबर अच्छी नहीं है भाभी। मैं कहूंगा कि वो राज नहीं, वो बात जो सारी दुनिया आपसे छिपा रही थी, जो सब लोग आपसे छिपा रहे थे, उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। क्या बात है वो? एक लड़की है भाभी, और लोगों का कहना है कि ये जो लड़की जिसका नाम मनाली है, वो विनोद भाई के बच्चे की मां बन चुकी है। हाँ भाभी, और यही वो बात है जिसे लेकर प्रगति ठाकुर साहब को डरा रही है, धमका रही, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। करण, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई भाभी? मैंने आपसे कहा कि यह बात दुश्मनी की, और सारी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि प्रगति ठाकुर खानदान की सबसे बड़ी दुश्मन है, और उसने कसम दिखाई कि वो ठाकुर खानदान को बर्बाद करके छोड़ेगी। और जैसे मैंने कहा कि ये जंग है, और जंग में सच और झूठ नहीं देखा जाता, जंग सिर्फ लड़ी जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने मुझसे छुपाया क्यों? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां प्रगति का नाम आता है मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है भाभी, उन्होंने ये सब कुछ आपसे छुपाया क्यों? और खास तौर पर इस वक्त विनोद भाई को आपकी मदद सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं पूरी तरह से विनोद के साथ हूं। करण, तुमने मुझे असलियत बता के बहुत अच्छा किया। मैंने आपको असलियत तो सब कुछ बता दी भाभी, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये सब कुछ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। करण,
सच पूछूं तो इस पूरी फैमिली में एक तुम ही हो जिस पे मुझे पूरा पूरा विश्वास है। देवर और भाभी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। हाँ, और मैं हमेशा ये रिश्ता निभाऊंगी। कमाल, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप इस मामले में पूरी हिंदुस्तानी होंगी। थैंक यू, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं चलता हूँ भाभी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत